हम लोग अपरदन चक्र से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे। दो सिद्धांत पढ़ने हैं। पहला जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेविस का सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत। डेविस का सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत, ठीक है। तो डेविस ने जो सिद्धांत दिया है अपरदन चक्र का, है ना, तो सबसे पहले अपरदन चक्र समझ लीजिए कि अपरदन चक्र होता क्या है। इसमें अपरदन चक्र महत्वपूर्ण है। इरोजन साइकिल क्या है, हम आपको बताए हैं कि अपरदन कैसे होता है ना। किसी स्थान या किसी पर कोई पहाड़ी है ना, कोई स्थान है, वहाँ का पदार्थ अपरदन के दूत के माध्यम से, अपरदन के दूत मतलब नदी हो गया, हवा हो गई, हिमानी हो गई, उसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और वह भाग धीरे धीरे कटता जाता है। उसका जो आकार है क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भाग है, मान लेते हैं यहाँ से कोई नदी प्रवाहित हो रही है, तो धीरे धीरे यहाँ के भागों को यह काट के अपरदित करके वो कहाँ ले जाएगी, कहीं ले जाके वो क्या करेगी, उसको निक्षेपित करेगी, उसका जमाव करेगी। तो समय के साथ ये भाग क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, कट के क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और यह तब तक होगा जब तक कि यह नदी इस जगह को आधार तल के बराबर ना कर दे, है ना। तो ये जो क्रिया है अपरदन की, कि अपरदन के शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे वह जो भाग है वो क्या हो रहा है, समतलीकरण की तरफ जा रहा है। समतलीकरण मतलब कि जब आधार तल के बराबर हो जाए, समतल हो रहा है, अपरदन में यही होता है। तो यह जो चक्र है कि पहले कोई भाग है उसमें अपरदन होगा, धीरे धीरे वो समतलीकरण को प्राप्त करेगा, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये पूरा भाग अपरदित हो जाएगा तो यहाँ पे केवल इतना बचेगा, है ना, इतना भाग बचेगा। जैसे जब दुकान वाले हलवा बना के रखते हैं तो एकदम पूरा ऊंचा सा बनाए रहते हैं, जब ऊपर से धीरे धीरे बेचते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जितना बर्तन रहता है उसके बराबर हो जाता है। तो समझिए कि वो अपरदन का कार्य हो रहा है, वो जो चम्मच से बेच रहा है निकाल के, तो अपरदन का कार्य, धीरे धीरे वो भाग समतल हो जाएगा। तो उसमें तो अभी और बर्तन के अंदर भी जो पदार्थ है उसको भी बेच सकता है, लेकिन अपरदन में क्या होता है कि जब आधार तल के बराबर आ जाता है समतली भाग, उसके बाद कटान नहीं होगा। मतलब जब समुद्र, जैसे नदी है तो समुद्र तल आधार तल है, तो फिर नदी जो है अपरदन का कार्य इस समतल भाग पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे अपरदन तभी संभव है जबकि कुछ ऐसी घटनाएं हों। कैसी घटनाएं, पहली बात कि या तो यह आधार तल नीचे चला जाए। आधार तल नीचे कैसे जा सकता है, नदी का पानी जम जाए। मान लीजिए जहाँ से नदी आ रही थी, हो सकता है वहाँ नदी का जो स्रोत है वहाँ से पानी ही कम आने लगे। तो जब पानी कम आने लगे, सॉरी नदी का संबंधित नहीं है, समुद्र तल है ना आधार तल, तो समुद्र तल में पानी कब कम होगा, जब पृथ्वी के कुछ भागों में बर्फ जम जाए। जैसे हम आपको बताए थे हिमयुग आया था, 3 हिमयुग बताए हैं आया है। तो हिमयुग में पृथ्वी के ज़्यादातर भागों में बर्फ जम जाती है। तो जब बर्फ जम जाती है तो पानी जो है वो लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, समुद्र का लेवल। तो पहला तो ये हो सकता है कि अगर इस ये जो अभी यहाँ था आधार तल, अगर यहाँ हो जाए, है ना, ये आधार तल हो जाए, तो इस आधार तल से कुछ ऊंचाई तो है ना इस भाग की, तो नदी क्या करेगी, फिर अपरदन करेगी। तो अपरदन करके फिर इसको क्या करेगी, समतल तक। तो एक बार अगर अपरदन समाप्त हो चुका है, फिर से अपरदन तभी शुरू होगा या तो आधार तल नीचे चला जाए या तो वह भाग ही ऊपर उठ जाए। जैसे इसके पहले अभी जो चित्र बनाए थे, मान लीजिए कि ये अपरदन समाप्त हो चुका है, यहाँ ये समुद्र तल है और ये क्या है, समुद्र तल को आधार तल प्राप्त कर लिया है। अब नदी डायरेक्ट जाके समुद्र में क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है।
तो एक क्या बताए कि या तो अब अपर्दन यहाँ पे समाप्त हो चुका है, अब आगे फिर अपर्दन, मान लीजिए भविष्य में कभी कुछ ऐसी घटना हो जाए कि यह आधार तल नीचे चला जाए, तो अगर यहाँ से यह आधार तल नीचे चला जाएगा, समुद्र तल नीचे चला गया, तो समुद्र तल से ऊपर है ना यह भाग, तो फिर यह नदी क्या करेगी, फिर अपर्दन का कार्य शुरू करेगी और इस क्षेत्र को इतना तक लाने का प्रयास करेगी। पहली बात, हो सकता है कि समुद्र तल में परिवर्तन ना हो, समुद्र तल वैसे ही बना रहे, लेकिन ये जो भाग है इसमें क्या हो जाए, उत्थान हो जाए, यह भाग क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। जैसे अभी इतना भाग था, किसी कारणवश, वह कोई भी कारण हो सकता है, उसके कारण जो भाग यहाँ था वो यहाँ हो जाए, तो यहाँ हो गया, तब भी अब नदी क्या हो रही है, अब ये भाग जो है इस आधार तल से ऊपर उठ गया है, तब भी अपर्दन का कार्य होगा, और फिर अपर्दन का कार्य होते होते ये भाग कहाँ तक आएगा, आधार तल तक। ठीक है, तो ये जो चक्र चल रहा है कि पहले एक बड़ा सा उठा हुआ भाग था, मान लीजिए पर्वत का ही, पहाड़ी का ही उदाहरण ले लेते हैं, पहाड़ी आप लोग देखते हैं, ये उठा हुआ भाग है। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी प्रवाहित होती रहती, तो नदी क्या करती, धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर के भागों को काट काट के जमीन पे ले जाके कहीं पे जमाव निक्षेपण का कार्य करती, लगभग 1000 साल 500 साल तक चलता रहता। एक समय ऐसा आता कि यह समुद्र तल के बराबर हो जाता है ना, समुद्र तल दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन उसका कुछ तल तो है ही ना, वो हर जगह वो लगभग माना जाता है, अंडरस्टूड होता है। तो जब समुद्र तल तक ला लेगी तो उसके बाद अपर्दन का कार्य नहीं होगा। अब दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो समुद्र तल नीचे चला जाए तो फिर अपर्दन होगा, या तो यह जो पहाड़ी थी कट गई है वो फिर से ऊपर आ जाए। ऊपर आने के लिए आंतरिक बल कार्य करते हैं, है ना, अंतर्जात बल जो होते हैं वो कार्य करेगा। ठीक है, तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है। पहले क्या होगा कोई उत्थित क्या कहते हैं उसको, उत्थान, मान लीजिए उत्थान होगा, उत्थान के बाद क्या होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन के बाद क्या होगा, आधार तल मिलेगा, है ना, और इस आधार तल के बाद क्या होगा, फिर से या तो उत्थान होगा, फिर अपर्दन होगा, फिर आधार तल होगा, यही चक्र चलता रहेगा। अगर उत्थान फिर नहीं हुआ तो फिर यहीं पे समाप्त हो जाएगा, है ना। ये चक्र है जो तभी चलता रहेगा जब मान लीजिए पहले उत्थान हुआ, फिर उसका अपर्दन हो जाएगा, अपर्दन होगा तो आधार तल मिल जाएगा। अब आधार तल के बाद अगर उत्थान होगा तब फिर अपर्दन होगा, अगर आधार तल के बाद उत्थान नहीं होगा तो फिर अपर्दन का कार्य नहीं होगा, है ना। तो ये एक चक्र है जिसको अपर्दन चक्र कहते हैं। तो ये तो अपर्दन चक्र था। तो यही अपर्दन चक्र समझाने के लिए सिद्धांत दिया गया कि कैसे कैसे होता है ना। जो ये अभी बताए हैं कि ये कैसे कैसे हो रहा है अपर्दन, उसी को कई सिद्धांतों के माध्यम समझाया गया, जिसमें डेविस ने पहले प्रयास किया, इसीलिए उनका सामान्य अपर्दन चक्र सिद्धांत नाम है और आधारभूत सिद्धांत है यह अपर्दन चक्र के लिए। ठीक है, तो डेविस ने क्या माना, डेविस ने कहा, माना बाद में बात करेंगे, पहले डेविस ने क्या कहा उसको देखते हैं। डेविस ने जो अपर्दन चक्र दिया है अपना, मतलब जो अपर्दन उन्होंने समझाया है, वह पहली तो बात नदियों को लेकर समझाया है। अपर्दन कोई भी कर सकता है, नदी भी कर सकती है, हवा भी कर सकती है, हिमानियाँ भी कर सकती है, लेकिन इन्होंने किसको लेकर समझाया है, नदियों को लेकर समझाया है। नदियाँ हम आपको कल बताए थे कि किस क्षेत्र में नदियाँ क्या करती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं, शुष्क आर्द्र प्रदेशों में, आर्द्र प्रदेशों में। ठीक है, नदियां आर्द्र प्रदेशों में क्या करती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं। ठीक है ना, अपर्दन। तो डेविस ने कहा कि जो नदियां हैं वह आर्द्र प्रदेशों में अपर्दन की दूत हैं। अपर्दन का दूत बताए हैं ना, जब अपर्दन का दूत बोले तो दिमाग में आना चाहिए हवा, नदी, हिमानी। तो डेविस ने माना कि जो नदियां हैं, नदियां प्रवाहित होती हैं, वह आर्द्र जो प्रदेश हैं जहाँ पे बरसात पर्याप्त होती है, वहाँ पे यह अपर्दन का क्या है, दूत है। मतलब वहाँ पे जो अपर्दन का कार्य होता है वो कौन करती हैं,
नदियां करती हैं। ठीक है, नदियां क्या करेंगी, किसी उठे हुए भाग को, है ना, जो विषम है, जो सामान्य सतह से आधार तल से ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको क्या करेंगी, अपरदित करेंगी, और अपरदित करते करते उसको समतल करने का प्रयास करेंगे। अपरदन जब समाप्त होगा तो वो पूरा भाग कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। उस समतलीकरण को उन्होंने एक नाम दिया, एक मैदान जो बनता है समतल, उसको नाम दिया पेनी प्लेन। तो क्या नाम दिया, तो इन्होंने कहा कि जो नदियां हैं वह आद्र प्रदेशों में अपरदन का क्या है, दूत हैं। ये नदियां फिर आगे क्या करेंगी, अपरदन का कार्य करेंगी और समतलीकरण करेंगी। समतलीकरण, समतलीकरण करती हैं जब नदियां, तो इस समतलीकरण के कारण जो भाग उठा हुआ था अभी तक, जो विषमता थी, कुछ भाग ऊपर उठाए, जैसे भाग कैसे होते, मान लीजिए पर्वत है, फिर ये पठार है, फिर ये मैदान है ना, ये कोई क्षेत्र है, विषमता है कि नहीं, यहाँ कुछ ऊंचाई है, यहाँ कुछ ऊंचाई है, यहाँ कुछ ऊंचाई है, इसी को कहते हैं विषमता। उच्चावच, उच्चावच एक शब्द होता है कि मतलब कि जो क्षेत्र हैं वो समान नहीं है, ऊंचे नीचे हैं, विषमता कह सकते हैं उसको। तो इसको एक समतल करना, एक लाइन मतलब एकदम बराबर कर देना, वही क्या है, समतलीकरण। तो यह समतलीकरण जब होगा किसी भाग का, मान लीजिए इसी भाग का हुआ, तो यहाँ कुछ ऐसे संरचना बनती है, एक मैदान बनता है ना, जो ज्यादातर लगभग समान होता है। इसको कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है, डेविस ने क्या कहा है, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पेनी प्लेन। और ये जो आपको उठे हुए भाग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे बनाते हुए गलती हो गई है, इसको कहते हैं मोनेड नॉक। मोनेड नॉक, क्या कहते हैं, मोनेड नॉक, है ना, ये जो उठे हुए भाग आपको दिख रहे थे, इसको कहते हैं मोनेड नॉक। तो डेविस ने कहा कि नदियां आद्र प्रदेशों में अपरदन के दूत हैं, किसी उठे हुए भाग को अपरदित करेंगी, अपरदित करके वहां पे समतलीकरण करेंगी, जब वो आधार तल को प्राप्त हो जाएगी नदी, ऐसे में वह पूरा जो उठा हुआ भाग था वो समतल हो जाता है और एक मैदान बनता है जिसका नाम क्या है, पेनी प्लेन है। इस मैदान में कुछ भाग जो है ऊपर उठे हुए रहते हैं, टीले की तरह, कुछ कुछ जगह पर पूरा समतल मैदान है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर कुछ टीले बचे हुए रह जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं जब आसपास कहीं समतलीकरण करती है सरकार, तो कुछ जगह कुछ टीले बचे रह जाते हैं। वो टीले, इसमें जो टीले बचे हैं ये कठोर चट्टानें होती हैं जिनका नदियां अपरदन नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मोनेड नॉक कहते हैं, मोनेड नॉक कहते हैं। और इस मैदान को क्या कहते हैं, पेनी प्लेन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से डेविस ने कहा कि एक अपरदन चक्र समाप्त होने पर वहां पे एक समतल मैदान मिलेगा और मोनेड नाक क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, मतलब समझाया। अभी इसमें बहुत चीजें बाकी है। फिर उन्होंने, पहले तो क्या करता है इंसान, इंट्रो देता है ना, तो ये इंट्रो था इनके सिद्धांत का। इंट्रो के बाद कुछ मानते हैं, कुछ चीजें मानी जाती हैं, किस सिद्धांत पर दे रहे हैं, क्या मान के हम सिद्धांत, जैसे हम लोग पढ़े थे, कई सारे सिद्धांत पढ़ चुके हैं अभी तक, तो पहले इंट्रो देते थे, फिर वो क्या मान्यताएं माने हैं उसको बताते थे कि इन्होंने ये माना, फिर इसके आधार पर सिद्धांत दिया, फिर आलोचना दिया। तो क्या क्या पढ़े, पहले तो इनका परिचय पढ़ लिया हमने, परिचय, परिचय के बाद मान्यताएं पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत को देने के लिए क्या क्या मान्यता माना, फिर सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर इनकी आलोचना करेंगे। ठीक है, तो अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि आएगा ही, तो आपको पूरा करना होगा। ठीक है, तो सबको इनका इंट्रो समझ में आया कि नहीं है, समझ में आ गया ना? ठीक है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं इनकी मान्यताओं की ओर कि मान्यताएं क्या माना इन्होंने। मान्यता बहुत ज्यादा नहीं माने हैं। मान्यताएं मतलब कि अपने सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए कुछ आधारभूत चीजें माननी पड़ती हैं और उसी बेस पे इनका पूरा सिद्धांत बनता है ना। जैसे आप भी कोई रिसर्च करने जाएंगे तो आप कुछ मानेंगे पहले कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे खूब सारी कृषि हो रही है, जबकि कृषि ना हो रही हो तब भी मान लीजिए। जैसे माना एक्स है, फिर उससे वैल्यू निकालते हैं, तो वैसे ही इन्होंने कुछ माना है, उसी के आधार पर अपना पूरा सिद्धांत। तो क्या माना इन्होंने एक बात जो मानी है वो महत्वपूर्ण है। पहली कि कोई भी स्थल है, ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ उत्थान होता है। क्या होता है? उत्थान होता है, उसके बाद ही अपर्दन होगा। सबसे पहले क्या होगा? उत्थान। तो सबसे पहले क्या होगा? किसी जगह का उत्थान होगा। उत्थान मतलब कि वह भाग क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठेगा, उत्थान हो जाएगा। जैसे पहाड़ी दिख रही है तो इसका उत्थान कभी न कभी हुआ है, तभी ये समतल से ऊपर उठ गई है ना। अगर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे उत्थान हो जाए तो यह भाग भी क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? उत्थान होगा, और उत्थान के बाद ही क्या होगा? अपर्दन का कार्य शुरू होगा। यही फिर आलोचना का भी बिंदु बनता है यहाँ पे, आगे बताएंगे क्यों। तो सबसे पहले क्या होगा? उत्थान होगा। एक बार उत्थान हो गया तो वो चक्र याद रखिए कि उत्थान होगा, फिर अपर्दन होगा, फिर आधार तल को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? डेविस ने क्या माना? उत्थान होगा। फिर क्या होगा? अपर्दन होगा। अपर्दन कौन करेगा? नदियां करेंगी, ठीक है ना। और वह नदियां उस उठे हुए भाग को क्या करेंगी? समतल करेंगी। समतल करने के बाद जो मैदान बनेगा उसका क्या नाम होगा? पेनी प्लेन। पेनी प्लेन, ठीक है। और पेनी प्लेन में जो उठे हुए भाग होंगे, टीले बचे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? मोनेड नॉक कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या माना कि जब उत्थान होता है तो उत्थान के कारण क्या होता है? जो नदियां होती हैं उनको क्या मिलता है? ढाल मिलता है। नदियां, अगर आप पानी अभी समतल में गिरा दें तो पानी कहाँ बहेगा? वो धीरे धीरे दिखाई देगा कि पानी फैल रहा है। लेकिन अगर आप किसी ऊंचाई से पानी को गिराइए, ठीक है, मान लीजिए आप मोटर का पाइप ही ले लीजिए और उस पाइप को ज़मीन पर रख दीजिए और मोटर चालू कर दीजिए तो पानी बहता जाएगा। और अगर आप उसको थोड़ा ऊंचाई से ऐसे गिराइए तो देखेंगे कि उस ज़मीन में थोड़ा थोड़ा गड्ढा होने लगेगा, अगर कभी किए हो ऐसा, है ना। क्यों? क्योंकि जब ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो वह क्या कर रहा है? ढाल के सहारे तेजी से गिर रहा है, तेजी से पानी गिरता है। जब आप समतल पे छोड़ देते हैं पानी तो क्या होता है? वो आराम से फैलता रहता है ना, समतल भाग पे। लेकिन ऊंचाई से जब गिरता है तो वो कटान का कार्य करता है। तो जब उत्थान होता है किसी जगह का, मान लीजिए कोई जगह पहले इतनी ऊंचाई की थी समतल, कुछ समय बाद इसका उत्थान हो गया, ऐसे हो गया। पहले कोई नदी सामान्य बह रही थी, ठीक है, ये सामान्य है, ये उत्थान के बाद का है। तो जब उत्थान हो गया तो ये जो नदी यहाँ नॉर्मली बह रही थी अब ऊंचाई से बहेगी। ऊंचाई से बहेगी कि नहीं बहेगी? यही नदी। तो इसको क्या मिल गया है? कि ढाल मिला है, ढाल, स्लोप मिला है। अब ज़्यादा ऊंचाई से हो रहा है। तो जब ज़्यादा ऊंचाई से कोई वस्तु मतलब या नदी बहेगी, उसको ढाल मिलेगा तो वह अपर्दन का कार्य क्या करेगी? ज़्यादा करेगी, ठीक है। वह जो अपर्दन का कार्य है उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इन्होंने माना कि कोई स्थलीय भाग है उसका क्या होगा? उत्थान होगा। उत्थान होगा तो उस नदी के बारे में ही पढ़ेंगे, इसमें नदियाँ ही अपर्दन करेंगी डेविस के सिद्धांत में। तो वह नदी क्या होगी? ढाल के सहारे प्रवाहित होगी, और ढाल के सहारे जब प्रवाहित होगी तो अपर्दन का कार्य क्या करेगी? वो करेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने माना शुरू में, समझ में आई बात। और जब यह उत्थान हो जाएगा तभी अपर्दन का कार्य क्या होगा? शुरू होगा, क्योंकि इस नदियों को क्या मिल जाएगा? एक ढाल मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले उत्थान होगा फिर अपर्दन होगा,
है ना। अभी और एक जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें अलग रहेगा थोड़ा, तो आपको अलग अलग सिद्धांतों के बारे में अलग अलग याद रखना चाहिए, ठीक है। इसी आधार पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, डेविस ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि जब अपर्दन होगा किसी जगह का, तो अपर्दन होने के बाद एक मैदान बन रहा है ना। तो मैदान जो बनते हैं या जो भी आप देखते हैं आसपास चीज़ें, चाहे पर्वतीय क्षेत्र देखें चाहे मैदान देखें, उनको कहते हैं स्थल रूप। क्या कहते हैं? स्थल रूप। जब हम शब्द स्थल रूप का प्रयोग करते हैं, स्थल रूप, स्थल रूप मतलब स्थल के विभिन्न रूप हैं। कहीं पर्वत दिख रहा है, कहीं पठार दिख रहा है, कहीं मैदान दिख रहा है ना। तो स्थल रूप मतलब इंग्लिश में कहते हैं लैंडफॉर्म्स। स्थल रूप मतलब विभिन्न प्रकार के स्थल रूप, मतलब विभिन्न प्रकार के स्थलीय भाग हैं, कुछ ऊंचे हैं कुछ समतल हैं, है ना। तो स्थल रूप मतलब विषमताएं हैं जो आसपास के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो स्थल रूप होता है, स्थल रूप मतलब जो आसपास आपको दिखाई देता है, पर्वत दिखाई देता है, पठार दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है, स्थल रूप जो होते हैं वह संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। अभी ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा क्या है। इन्होंने ये जितनी चीजें, पहले तो हमने इंट्रो देखा, फिर मान्यताएं मानी, मान्यताओं माना कि सबसे पहले उत्थान होगा, उत्थान के बाद अपर्दन होगा, फिर मैदान बन जाएगा, पेनी प्लेन। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया या कहा कि जो स्थल रूप हैं, जो आसपास स्थल रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह पेनी प्लेन ही हो, चाहे वह पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, मैदान हो, वह क्या होता है? संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। यही तीन के बारे में हम इनके सिद्धांत पढ़ते हैं, यही तीन इनका सिद्धांत ही है। हम पढ़ेंगे अभी कि संरचना का मतलब क्या है, पढ़ेंगे प्रक्रम का मतलब क्या है, और पढ़ेंगे कि अवस्था का मतलब क्या है। समझ लीजिए कि यही इनके सिद्धांत का क्या है? निचोड़ है। ये एक लाइन जो है इनके पूरे सिद्धांत का क्या है? निचोड़ है, समरी है। इसी में इनका पूरा सिद्धांत क्या है? समाया हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि सिद्ध कीजिए या समझाइए कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। आपको ये नहीं बताएगा कि डेविस का सिद्धांत बताइए, आपको बता देगा केवल इतना। अब आपको स्टेटमेंट पता है डेविस का, तो उसके अनुसार आप कर लेंगे कि हाँ ये डेविस वाला है, डेविस वाला करना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन बनता है कि डेविस का सिद्धांत क्या है, समझाइए। दूसरा सिद्धांत क्वेश्चन बनेगा ये वाला, इस तरीके का। आपको कथन दिया होगा कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, समझाइए। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये कथन किसका है। अभी पेंक का पढ़ेंगे तो पेंक ने भी इसी तरह एक कथन दिया है, लेकिन ऐसा सेम टू सेम नहीं है, उनका कुछ दूसरा है। तो दोनों का कथन अलग अलग है। जैसे हम परिभाषाएं पढ़ते हैं ना अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, कि भूगोल की परिभाषा इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार, कहते सब एक ही बात ही, लेकिन अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, या यही इनके सिद्धांत का निचोड़ है। अब एक एक बिंदु देखेंगे। सबसे पहले संरचना, प्रक्रम और फिर अवस्था, यही सिद्धांत में इनके पढ़ना ही है। और जिसने इसको समझ लिया उसने अपना 20 नंबर तैयार कर लिया। ठीक है, सबसे पहले संरचना पढ़ेंगे। संरचना का मतलब क्या है? यहाँ पे संरचना का मतलब है कि जो वह स्थल रूप, मतलब जो वह भाग है, भाग मतलब जहाँ पे उत्थान हुआ है, उत्थान जो हुआ है वहाँ पे जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, ढाल कैसा है ना। चट्टानें कैसी हैं, ढाल कैसा। चट्टानें कैसी हैं का क्या मतलब है? मुलायम चट्टानें हैं या कठोर चट्टानें हैं,
इन दोनों में से किसका अपर्दन आसानी से हो जाएगा? मुलायम का होगा, है ना। तो संरचना के अंतर्गत क्या होता है कि चट्टानों को देखते हैं कि वो चट्टानें कैसी हैं, मुलायम है कि कठोर है, कितना ऊंचाई पे है, ढाल क्या है। ढाल कई तरह का होता है ना। ढाल मतलब समझ रहे हैं? ढाल जैसे यहां ढाल तीव्र है, ढाल मतलब ये तीव्र ढाल। अगर एक और चित्र बनाऊं, ये यहां पे मध्यम ढाल है। ये जो ढाल ऐसे ढाल समझ रहे हैं ना, स्लोप जैसे समतल होता है वहां ढाल 0 होता है, कोई ढाल नहीं है। लेकिन यहाँ ढाल तीव्र है, पानी गिराएं तेजी से, यहाँ धीरे धीरे। और एक ढाल ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही धीरे ढाल हो, है ना। तो ढाल मतलब कि अगर ढाल ऊंचाई है तो उसका ढाल क्या है? बहुत तीव्र होगा, अगर ऐसी स्थिति है तो, है ना। और ऐसा है तो मध्यम, फिर ऐसा निम्न ढाल। तो जो संरचना है, संरचना के अंतर्गत जो उत्थान होता है, तो उत्थान में के बाद जो अपर्दन होगा, तो अपर्दन किन किन संरचनाओं पे निर्भर करता है। अगर मुलायम चट्टाने हैं तो नदियां तेजी से काट ले जाएंगे, अपर्दन तेजी से होगा। अगर खूब ऊंचाई से पानी बह रहा है नदी का, तो वो ज़्यादा तेजी से अपर्दन करेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई से बह रहा है। अगर धीरे धीरे समतल कुछ ही भाग थोड़ा उठा हुआ है, तो वहाँ पे अपर्दन का कार्य धीरे धीरे होगा, है ना। तो जो संरचना है, मतलब संरचना मतलब कि अपर्दन को कैसे संरचना प्रभावित कर रही है। अब संरचना मतलब अपर्दन को कैसे प्रभावित कर रही है। तो संरचना अपर्दन को कैसे प्रभावित कर रही है? जहाँ चट्टाने मुलायम है वहाँ अपर्दन तेजी से हो रहा है, कठोर है तो धीरे से हो रहा है ना। अगर ज़्यादा ऊंचाई से नदी बह रही है तो अपर्दन तेज हो रहा है। मतलब ज़्यादा ऊंचाई से मतलब ढाल ज़्यादा है ना। ज़्यादा कम ढाल है तो अपर्दन धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ये सब जो है उन्होंने किस में माना? संरचना के अंतर्गत माना, ठीक है। तो संरचना समझ में आया कि नहीं? संरचना से मतलब है कि अपर्दन के लिए जो वहाँ का भाग है, जो चट्टान है, जो ऊंचाई है, जो ढाल है, यह सब संरचना में आएगा। तो ये अपर्दन को प्रभावित कर रहा है ना। तो पहला बात तो संरचना हो गया। दूसरा क्या था? प्रक्रम, प्रोसेस। दूसरा क्या है? प्रक्रम। तो पहले हमने संरचना पढ़ लिया। 3 चीजें इसमें पढ़ना है: संरचना, प्रक्रम, अवस्था। प्रक्रम क्या है? प्रोसेस। प्रक्रम में हम आपको बताए थे कि 2 बल कार्य करते हैं किसी भी स्थल रूप पर। कौन कौन से? अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। यहां भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या माना है? क्या होगा? उत्थान होगा, ठीक है ना। उत्थान कैसे होगा? उसके लिए कौन सा बल काम करेगा? अंतर्जात बल। पृथ्वी के भीतर से कुछ बल लगेगा जो उस भाग को उठा देगा। तो सबसे पहले इन्होंने जो माना ही है, जो इनका आधार ही है सिद्धांत का, वह क्या है कि किसी जगह का उत्थान होगा। तो उत्थान किस में आ जाएगा? उत्थान किस में आ जाएगा? अंतर्जाल बल, उत्थान। तो ये जो प्रक्रम है, प्रक्रम मतलब कि अपर्दन करने के लिए जो बल चाहिए, अपर्दन करने के लिए क्या चाहिए? जो बल चाहिए, वही प्रक्रम के अंतर्गत आएगा कि जो बल अपर्दन को सक्रिय करेगा या जिसके कारण अपर्दन होगा, वो किस में आएगा? प्रक्रम में आएगा। संरचना में क्या आया था कि वह जगह कैसे चट्टानों से बनी हुई है, कितनी ऊंचाई पे है, कैसा ढाल है, वो संरचना में आया। प्रक्रम में क्या रहा है कि जो बल कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण अपर्दन को बल मिल रहा है, जिसके कारण अपर्दन होगा। अपर्दन किसके कारण होगा? सबसे पहले उत्थान होगा, वह भाग उठेगा। उठने के बाद ही अपर्दन नदी करेगी। यह बात दिमाग में बैठा लीजिए डेविस के लिए। तो सब अंतर्जात के रूप में क्या काम कर रहा है? उत्थान। और बहिर्जात में
नदी क्या करेगी? अपर्दन करेगी। बहिर्जात बल में क्या होता है? अपर्दन का कार्य होता है। बहिर्जात बल में क्या होता है? अपर्दन का कार्य होता है। और यहाँ कौन अपर्दन कर रहा है? नदी। हवा और हिमानी नहीं कर रही, यहाँ कौन अपर्दन कर रहा है? नदी कर रही है। ठीक है, अपर्दन कोई भी कर सकता है, नदी भी कर सकती है, हवा भी कर सकती है, हिमानी भी कर सकती है, और कौन कर सकता है? जो वो काष्ठ प्रदेशों में है ना, भूमिगत नदी, ये सब बताए हैं ना। कल की क्लास याद करो, उसके पहले की क्लास याद करो। रिवाइज करके नहीं आओगे तो ऐसे ही लगेगा कि पढ़े ही नहीं है। तो जो प्रक्रम है, प्रक्रम में क्या होगा? सबसे पहले उत्थान होगा, उत्थान के बाद नदियां अपर्दन करेंगी और इस उठे हुए भाग को तोड़ के, विखंडित करके, अपक्षयित, अपर्दित करके एक समतल मैदान में क्या करेंगी? बदल देंगी। ठीक है, यह समतल मैदान में जो बदलने का प्रोसेस है, यह 3 अवस्थाओं में होता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। बताए ना कि सबसे पहले उत्थान होगा, उत्थान के बाद नदियां अपर्दन करेंगी। नदियां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेविस है यहाँ पे, और डेविस ने माना है कि नदियां ही अपर्दन का कार्य करेंगी आर्द्र प्रदेशों में। तो आर्द्र प्रदेशों में अपर्दन हो रहा है, तो नदी उठे हुए भाग को क्या करेंगी? समतल करने का प्रयास करेंगी। और यह जो समतल करने का प्रयास है नदी के द्वारा, यह नदी 3 अवस्थाओं में करती है। कितने अवस्थाओं में? वो 3 अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जो कि नदियों की अवस्थाएं ही हैं। नदी, कोई भी एक नदी जब प्रवाहित होती है, निकलती है जहाँ से, वो 3 अवस्थाओं में बहती है, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इन्होंने क्या किया, डेविस ने, उन नदी की अवस्थाओं के आधार पर ही बताया कि जो अपर्दन भी है वो 3 अवस्थाओं में होगा। किसके कारण? नदी के कारण। मतलब नदी 3 अवस्था में क्या करेगी? किसी उठे हुए भाग को काट देगी और समतल बना देगी, और समतल बनने के बाद पेनी प्लेन वही मैदान बनेगा। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ लिया संरचना। संरचना मतलब कि जहाँ पे अपर्दन का कार्य होगा वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, मुलायम हैं, कठोर हैं, कितनी ऊंचाई पे है, कितना स्लोप है। फिर हमने पढ़ा कि प्रक्रम क्या है, प्रोसेस क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या करते हैं? पहले उत्थान करा देते हैं जगह का, उत्थान के बाद फिर बहिर्जात बल सक्रिय हो जाते हैं, नदी उस भाग को काट काट के समतल करने का प्रयास करती। जब नदी इस उठे हुए भाग को अपर्दित करती है, यही जो अपर्दन करने का जो मतलब समय है नदी के द्वारा उत्थान से अपर्दन का, या कह लीजिए कि उत्थान से समतल मैदान बनाने का, उत्थान से जो समतल मैदान बन रहा है, पेनी प्लेन बन रहा है, इसके बीच में अपर्दन हो रहा है। भाई अपर्दन होगा तभी ना उत्थान से पेनी प्लेन बनेगा। ये जो अपर्दन हो रहा है उत्थान से पेनी प्लेन, यह 3 अवस्था में होता है। 3 अवस्था में, जो 3 अवस्थाएं क्या है? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यही ये जो तीसरा वाला है अवस्था। तो संरचना, प्रक्रम, अवस्था के बारे में कल बात करेंगे और इनकी आलोचना भी कल बात कर लेंगे। ठीक है, तो नोट